सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता की उपादेयता और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सहकारिता के भविष्य पर अपने विचार व्यक्त करो। भारत में सहकारिता का उदय विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। एक सहकारी समिति सहकारिता आंदोलन की इकाई है। जो कार्य एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, उसे सामूहिक रूप से करना अधिक लाभदायक है। मिलजुल कर काम करने की इसी प्रणाली को ही सहकारिता कहते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का जन्म 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में व्याप्त संकट और उथल पुथल से हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का एक लंबा एवं विस्तृत इतिहास रहा है। लगभग 100 वर्ष से भी अधिक अवधि के दौरान इन आंदोलन ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाई। भारत में वर्ष 1904 में सहकारी समिति विधेयक लाया गया। 1912 में यह कानून बन गया और 1919 में रिफॉर्म एक्ट पारित कर सहकारी विषय राज्यों को हस्तांतरित किया गया। इसके बाद समय समय पर सहकारी संस्थाओं के लिए अनेक कानून बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता की उपादेयता। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता का बहुत तेजी से विकास हुआ। देश में 6 लाख सहकारिता सक्रिय हैं। अरबों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में इनकी भागीदारी सबसे अधिक है। अब बैंकिंग क्षेत्र में सहकारिता की संख्या बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि नाबार्ड एक्ट 1981 थी। सहकारिता आंदोलन चीनी, दुग्ध, ऋण व उर्वरक आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महान शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। IFFCO ने उत्पादन में किसानों की सेवा में उत्कृष्टता के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। चीनी उत्पादन में भी इन सहकारी समितियों का बहुत ही योगदान रहा है। सहकारिता के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू की गई, जिसने भारत का परिदृश्य बदल दिया। सहकारिता की सबसे बड़ी उपादेयता श्वेत क्रांति व हरित क्रांति के रूप में है, जिसमें अमूल ने बड़ी भूमिका अदा की है। चुनौतियां। नंबर 1, सीमित पूंजी। सहकारिता के सदस्य समाज के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही होते हैं, इसलिए समिति द्वारा एकत्रित की गई पूंजी सीमित है। नंबर 2, प्रबंधन में समस्याएं। सहकारिता का प्रबंधन प्रायः विशेष कुशल नहीं होता, क्योंकि सहकारिता अपने कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक देती है। नंबर 3, प्रतिबद्धता का अभाव। सहकारिता की सफलता उसके सदस्यों की निष्ठा पर निर्भर करती है, जिसे ना तो आश्वस्त किया जा सकता है और ना ही बाध्य किया जा सकता है। सहयोग की कमी। सहकारिता परस्पर सहयोग की भावना से बनाई जाती है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि व्यक्तिगत मतभेदों और अहंकार के कारण सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा और तनाव बना रहता है। सदस्यों के स्वार्थपूर्ण रवैये के कारण कई बार समितियां बंद भी हो जाती हैं। सहकारिता का भविष्य पर प्रभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता आंदोलन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसने न सिर्फ भारत के लोगों को रोजगार दिया, बल्कि देश के विकास में भी उपलब्धि प्राप्त की। लेकिन आज इसके सामने बहुत चुनौतियां आ गई हैं। अगर समय रहते इन पर काम न किया गया तो भविष्य में हम अपने विकास के पथ से भटक जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। भारत में बेरोजगारी का विस्फोट भी सहकारिता की वजह से पैदा हो सकता है, क्योंकि इनसे मजदूरों से अधिक परिश्रम में कम मजदूरी दी जा रही है। इस कारण अन्य उद्योगों में प्रतिस्पर्धा सामने आएगी। निष्कर्ष। गांधी जी के अनुसार समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिए सहयोग आवश्यक है। अतः सहयोग लोगों को सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। अतः ये सहकारिता इसी बात की पुष्टि करती है।
सहकारिता ने सामूहिकता को बढ़ावा दिया और देश के सामाजिक पूंजी आधार को संरक्षित करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई। जितनी अधिक सामाजिक पूंजी होगी, विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह बात भी सहकारिता ने सिद्ध की।